हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार आपका सागर क्लासेस रोहतक में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जो सागर क्लासेस रोहतक यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट्स, काफ़ी कम समय में आप लोगों ने इसमें काफ़ी सहयोग दिया है। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज जो हम अभ्यास प्रश्न पत्र करने जा रहे हैं वो अभी 47वां अभ्यास प्रश्न पत्र अब हम करेंगे। और पहले के प्रश्न पत्रों की तरह से ही इसमें स्टूडेंट्स कुछ एक प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे और कुछ एक प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहेंगे। इसमें पहले जो है सामान्य ज्ञान के हम प्रश्न करेंगे। एक प्रश्न के साथ में आपको अतिरिक्त जो जानकारी दी जाएगी वो काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मिल करके करते हैं भाई सागर क्लासेस रोहतक पर अभ्यास पेपर 47। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला छाता किस देश ने बनाया? सबसे पहला छाता, सबसे पहला छाता, सबसे पहला छाता किस देश ने बनाया? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला छाता बनाया चीन देश ने। जो चीन देश है, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर चीन देश रहेगा। पड़ोसी देश है स्टूडेंट्स। प्रश्न पूछ सकता है कि भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन। भारत और चीन देश के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम मैकमोहन है। और यदि मैं J&K की चर्चा करूं तो LAC भी स्टूडेंट्स भारत और चीन देश के बीच में स्थित है। बीजिंग इसकी राजधानी है, रेनबिन इसकी मुद्रा है। तो यहाँ से इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, सिकंदर महान भारत कब आया था? सिकंदर महान भारत कब आया था? प्रश्न है स्टूडेंट्स, सिकंदर महान भारत कब आया था? कब आया था? सिकंदर महान भारत कब आया था? तो प्रश्न का आंसर आ जाएगा, सिकंदर जो है स्टूडेंट्स, इसको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अलेक्जेंडर भी कहते हैं। अलेक्जेंडर भी इसको कहा जाता है। सिकंदर महान जो है या अलेक्जेंडर भारत कब आया था? तो ये आया था 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व स्टूडेंट्स इसने भारत पर आक्रमण किया था। और उस आक्रमण को हम कई नामों से जानते हैं। पहला जो नाम है उसके बारे में बताएं तो स्टूडेंट्स उसको झेलम का युद्ध भी बोलते हैं। झेलम का युद्ध। उसी को स्टूडेंट्स वितस्तता का युद्ध भी बोलते हैं। वितस्ता का युद्ध। और उसी को स्टूडेंट्स हाइडोस्पेसिस का युद्ध भी बोलते हैं। हाइडोस्पेसिस का युद्ध। तो झेलम का युद्ध, हाइडोस्पेसिस का युद्ध, सिकंदर का आक्रमण या अलेक्जेंडर का आक्रमण, इन सभी चीज़ों का एक ही अर्थ है। ये स्टूडेंट्स जो है मकदोनिया का शासक था सिकंदर, और जो है फिलीपींस का पुत्र था, और विश्व विजेता बनने की इसकी इच्छा थी। अरस्तु का यह शिष्य था। तो इसने 326 ईसा पूर्व भारत के राजा आम्बी के कहने पर भारत के ऊपर आक्रमण किया था। आम्बी, और जो आक्रमण किया था वो राजा पोरस पर किया था। पोरस भी बहुत ही महान राजा रहा है भारत के इतिहास में। उसके ऊपर सिकंदर ने जो है वो आक्रमण किया था। तो यहाँ से जहाँ तक परीक्षा का सवाल है, प्रश्न पूछ सकता है कि कब आया 326 ईसा पूर्व, या झेलम का युद्ध कब हुआ 326 ईसा पूर्व, वितस्ता का युद्ध कब हुआ 326 ईसा पूर्व, हाइडोस्पेसिस का युद्ध कब हुआ 326 ईसा पूर्व। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु। यह स्टूडेंट्स अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर जो है वो अरस्तु का शिष्य था। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका एक कथन कई बार परीक्षाओं में आ जाता है। कथन है स्टूडेंट्स कि मैं सही फैसले नहीं लेता बल्कि लिए गए फैसलों को सही करता हूँ। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है स्टूडेंट्स आपका सिकंदर का है। मैं सही फैसले नहीं लेता बल्कि लिए गए फैसलों को सही करता हूँ, किसका कथन है? ये सिकंदर का कथन है। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट है आपका, महाभारत में अर्जुन पुत्र थे। महाभारत हमारा महाकाव्य है। महाभारत में
अर्जुन पुत्र थे। तो इसने पूछा है कि किसके पुत्र थे, आंसर आ जाएगा पांडु। पांडु के जो है वो पुत्र थे स्टूडेंट्स। ये 5 भाई थे जो कि जिस तरह से युधिष्ठिर था, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन। तो ये 5 भाई थे, पांडु के 5 पुत्र थे स्टूडेंट्स। और कई बार पूछ लेता है हमारे महाकाव्य का नाम बताओ, तो महाभारत। इसके रचनाकार पूछ लेता है तो वेद व्यास जो हैं इसके रचनाकार थे। और ये महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ, तो युद्ध हुआ था स्टूडेंट्स हरियाणा कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। कितने दिन युद्ध चला था, तो ये युद्ध चला था 18 दिन। और महाभारत के जो अध्याय हैं उनको पर्व बोला जाता है। कितने पर्व हैं ये भी पूछ लेता है, तो 18 पर्व हैं। ये हमारा स्टूडेंट्स जो है महाकाव्य है और इसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहे, जो महाभारत है इसको जय संहिता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो जय संहिता। इसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है महाभारत को। और जो है अर्जुन को यदि मैं बताऊं तो स्टूडेंट्स अर्जुन को पार्थ भी कहा गया है। अर्जुन को पार्थ भी कहा गया है, धनंजय भी कहा गया है। काफ़ी नामों से अर्जुन को जो है वो पहचाना गया है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, अन्ना हजारे किस राज्य के रहने वाले हैं, तो अन्ना हजारे 2013 में एक आंदोलन को लेकर के काफ़ी चर्चित रहे थे, जन लोकपाल बिल को लेकर के ये काफ़ी चर्चित रहे थे। अन्ना हजारे स्टूडेंट्स, इनका राज्य पूछा गया है तो इनका राज्य है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में इनका गांव कई बार पूछ लिया जाता है, तो राल्लेगण सिद्धि। समाज से संबंधित मुद्दों को लेकर के शुरू से ही अन्ना हजारे चर्चा में रहे हैं और ये महाराष्ट्र से संबंधित गांव का नाम है राल्लेगण सिद्धि। नेक्स्ट है लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है, तो कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लगान पिक्चर आमिर खान ने अभिनय किया है इसमें। लगान जो अंग्रेज़ों की क्रूर व्यवस्था थी लगान से संबंधित, उसके ऊपर यह पिक्चराइज की गई है। आमिर खान ने इसमें जो है नायक की भूमिका निभाई है। और इसमें क्रिकेट खेल की चर्चा है, इसमें क्रिकेट के खेल की चर्चा है। क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी जो क्रिकेट के खेल में होते हैं। कई बार पूछ लेता है आपके पेपर में कि चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। अभी गुगली किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। हेलीकॉप्टर शॉट किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। तो काफ़ी शब्दावली भी आपके पेपर में बन जाती है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो देखिए भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ स्टूडेंट्स, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को यह कांड हुआ था। और ये किसके कारण हुआ था स्टूडेंट्स, रोल्ट एक्ट के कारण हुआ था। रोल्ट एक्ट, अंग्रेज़ों ने एक कानून पास किया रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट का मतलब था अंग्रेज संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे और गिरफ्तार भी कर सकते थे। दूसरा, उसको किसी भी प्रकार का वकील करने की आज्ञा नहीं थी, कोई वह दलील नहीं दे सकता था, कहीं पर वह अपील नहीं कर सकता था। तो नो वकील नो दलील और नो अपील का यह कानून था। अपील, वकील और दलील, इसमें आज्ञा नहीं थी। इसका विरोध करते हुए जलियांवाला बाग में जो है एक सभा का आयोजन किया गया था और उस सभा में निहत्थे लोगों पर जो है स्टूडेंट्स गोली चलाने के आदेश दे दिए थे जनरल डायर ने। काफ़ी निहत्थे और निर्दोष लोग इसमें मारे गए थे। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने जो है केसर-ए-हिंद की उपाधि का त्याग किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे, या आपके राय बहादुर की उपाधि का भी उन्होंने, दयाराम साहनी ने, सॉरी भाई, जो है जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था। तो इनसे रिलेटेड ये पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षाओं में कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात किस व्यक्ति ने कौन सी उपाधि का त्याग किया था। तो इसमें 3 आपको ध्यान में रखने हैं। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर का, महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद का, और भैया आपका
रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, लज्जा नामक किताब की लेखिका कौन है? तो तस्लीमा नसरीन। लज्जा जो है स्टूडेंट्स इस किताब के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। कई बार प्रश्न पूछा गया है। तस्लीमा नसरीन जो है वो लज्जा नामक किताब की लेखिका हैं, तस्लीमा नसरीन। तो इसको साफ कर देते हैं भी। देखिए तो ये स्टूडेंट्स चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो स्पेशल आर्मी के बच्चे हैं वो पहले के जो वीडियो उनको रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए स्टूडेंट्स, अपने नोट्स निकालिए। इससे अच्छा आपको अवसर नहीं मिल सकता है। एक सूचना है स्टूडेंट्स, सभी जो सीटेट के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है EVS इन्वायरमेंटल साइंस का हम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। जिस तरह से ये प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं उसी तरह से डिस्क्रिप्टिव सिस्टम में इन्वायरमेंटल साइंस का हम जो है वो नेक्स्ट 1-2 दिन में कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। प्रश्न है श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा स्थित है कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। एक आंध्र प्रदेश के बारे में क्वेश्चन हो रहा है कि भाई आंध्र प्रदेश भारत में बता दें आपको भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर श्रीहरिकोटा है जहाँ से कि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यहाँ पे स्थापित है और यहाँ से मिसाइल वगैरह का जो है परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। तो क्वेश्चन रटाया है, बच्चों को पता भी है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वो स्टूडेंट्स आपकी खड़गवासला में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है स्टूडेंट्स बता दें आपको यह उड़ीसा राज्य में स्थित है भाई। उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। यदि नदी पूछ ले कि नदी कौन सी है तो स्टूडेंट्स महानदी है। महानदी पर यह स्थित है। एक बार पूछा गया था कि भैया किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना की देन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की देन है। यह किस पंचवर्षीय योजना की देन है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की यह देन है। दूसरी चीज़, परीक्षा के लिए उड़ीसा जो राज्य है वो इम्पोर्टेंट है। इसकी राजधानी कई बार पूछ लेता है तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और नवीन पटनायक इसके CM है। नवीन पटनायक जो इसके CM है। उड़ीसा में स्टूडेंट्स बता दें आपको, उड़ीसा में जो है कई बार पूछ लेता है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का जो झील है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह उड़ीसा में स्थित है स्टूडेंट्स। एक यहाँ पर सिंपलीपाल वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे है? यह भी उड़ीसा में है। सिंपलीपाल वन्य अभ्यारण्य। दूसरा यहाँ उड़ीसा में बता दें आपका सबसे प्रसिद्ध प्रश्न है कि भाई कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क मंदिर। तो जो कोणार्क मंदिर है स्टूडेंट्स इसको ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। यह भी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भी यहीं पर है भाई। लिंगराज मंदिर भी यहाँ यहीं स्थित है। जगन्नाथपुरी मंदिर भी यहाँ यहीं स्थित है। जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वो भी यहीं पे स्थित है। लिंगराज मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, कोणार्क मंदिर जिसको ब्लैक पैगोडा कहा गया है,
और भाई सिंपलीपाल वन्य अभ्यारण्य, चिल्का झील। दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पर व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप भी यहीं पर उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। तो परीक्षा की दृष्टि से उड़ीसा जो राज्य है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में कई बार पूछ लेता है कि भाई हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, किस नदी पर स्थित है, महानदी पर यह स्थित है। और यह एक जलधारा का भारत का सबसे लंबा बांध है। लंबाई की चर्चा मैं कर रहा हूँ, ध्यान रहे ऊंचाई की नहीं। सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, एक जलधारा का। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में ओलंपिक कहाँ होंगे, तो ये पेरिस में होंगे भाई। वर्ष 2024 में ओलंपिक कहाँ होंगे, ओलंपिक तो वर्ष 2024 में ओलंपिक पूछा है तो ये होंगे पेरिस में होंगे स्टूडेंट्स। और पेरिस किसकी राजधानी है, पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। तो वहाँ पर जो है वर्ष 2024 में ओलंपिक गेमों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, तो रियाल जो है वो सऊदी अरब की मुद्रा है। सऊदी अरब की मुद्रा पूछी है इसने तो क्या बताएंगे, रियाल जो है वो सऊदी अरब की मुद्रा है। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है, तो कई बार बता चुके हैं। यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला जो यंत्र है डायनमो है। डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है 5 रंग का झंडा किस देश का है, तो छोटा क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसी में। 5 रंग का झंडा तो स्टूडेंट्स ये पुर्तगाल का है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुर्तगाल जो है इसका 5 रंगों का झंडा है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे बता दें लिस्बन राजधानी है इसकी। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन राजधानी है। वर्तमान में यूएनओ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, वो पुर्तगाल से ही संबंधित हैं। तो ये था भाई, ये जानकारी हमें इससे मिलती है। नेक्स्ट देखें, चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ एक पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यू वीडियो नहीं रही भाई, इसका कारण था जो माइक था स्टूडेंट्स, इसमें कुछ से कमी आ गई थी, जिसके कारण से आवाज़ भी 1-2 वीडियो बनाई तो उसमें जो है फॉल्ट रहा था। आगे से रेगुलर हम ये वीडियो डालेंगे। नेक्स्ट है वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, वर्ष का सबसे छोटा दिन, वर्ष का सबसे छोटा दिन, तो वर्ष का जो सबसे छोटा दिन है स्टूडेंट्स वो है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर को स्टूडेंट्स सूर्य जो है वो मकर रेखा पर सीधा पड़ता है। तो इस कारण से देखिए उत्तरी गोलार्ध में यदि मैं बात करूं, उत्तरी गोलार्ध की तो सबसे छोटा है ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा है। और यदि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में पूछ ले कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा है। वैसे आपको मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स, यदि वो किसी प्रकार के गोलार्ध की चर्चा नहीं करे तो आपको जो है 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन बताना है और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन बताना है। और यदि वो इसकी चर्चा करता है तो देखिए जो दिन जिस गोलार्ध में बड़ा है उससे अपोजिट गोलार्ध में वो सबसे छोटा है। जिस तरह से 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में क्या है, छोटा है, तो 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा है। एक 21 जून होता है, 21 जून इस दिन योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून जो है स्टूडेंट्स ये आपका बड़ा है उत्तरी गोलार्ध में। और यदि दक्षिण में पूछ ले तो यह कैसा है, छोटा है। एक ये पूछ लेता है कि भाई आपका दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको बता दें 21 मार्च और 23 सितंबर।
21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। कई बार ये पूछ लेता है उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स उपसौर वो स्थिति होती है जब सूर्य पृथ्वी के अधिकतम नज़दीक होता है, और ऐसा जो है वो स्टूडेंट्स आपका 3 जनवरी को होता है। एक अपसौर पूछ लेता है वो स्थिति जब सूर्य जो है पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, ऐसा जो है वो 4 जुलाई को होता है। ये तो उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, दिन और रात बराबर कब होते हैं, यहाँ पे मैं बराबर लिखूँगा, बराबर ध्यान रहे। और दिन और रात बराबर कब होते हैं, किस गोलार्ध में कौन सा दिन बड़ा होता है, किस गोलार्ध में कौन सा दिन छोटा होता है। तो बिल्कुल ये आसान चीज़ें हैं, 2-4 बार आप सुनोगे लिखोगे तो याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता का मापक, ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है। ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है, डेसिबल है। और कई बार ये पूछ लेता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी की ध्वनि हम सुन सकते हैं। यदि फ्रीक्वेंसी का मतलब है आवृत्ति, यदि आवृत्ति की चर्चा करें तो स्टूडेंट्स एक व्यक्ति 20 से 20,000 आवृत्ति तक जो है वो आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। 20 से कम जो है वो अश्रव्य होती हैं, 20 से ज़्यादा जो है वो पराश्रव्य होती हैं। आपको ध्यान में रखना है कि भी श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो हम बताएंगे स्टूडेंट्स श्रव्य तरंग की जो आवृत्ति है वो 20 से 20,000 तक होती है। और डेसिबल क्या होता है, कोई भी ध्वनि जो है जो सुन सके, समझने की चर्चा नहीं है, जो सुनी जा सके वो डेसिबल होती है, और उसको 1 डेसिबल माना गया है। जिस तरह से मध्यम गति में जब हवा चलती है तो जो पेड़ों के पत्ते आवाज़ करते हैं वो लगभग 4 से 5 डेसिबल होते हैं। फुसफुसाहट है पत्तों की 4 से 5 डेसिबल। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि आम बोलचाल की भाषा कितने डेसिबल की होती है, 30 से 40। आम बोलचाल की जो भाषा है कितने डेसिबल की होती है, 30 से 40 डेसिबल की होती है। आम बोलचाल की भाषा 30 से 40 डेसिबल की भाषा होती है, आम बोलचाल की भाषा। नेक्स्ट है हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तो मेटाबॉलिज्म में हार्मोन का उपयोग होता है। हार्मोन, देखिए हार्मोन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हार्मोन्स ये ग्लैंड से इनका सीक्रेशन होता है, ग्लैंड से ग्रंथियों से इनका स्त्रावण होता है। और इसका कार्य, हार्मोन्स का कार्य पूछा है, हार्मोन्स का कार्य, तो मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स का कार्य मेटाबॉलिज्म में किया जाता है। मेटाबॉलिज्म में जो है स्टूडेंट्स हार्मोन्स का कार्य होता है। नेक्स्ट है, ये कहता है कि भाई यूरेनियम 235, यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। तो 235 और यहाँ पर 92, ये स्टूडेंट्स यूरेनियम है। यूरेनियम में यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 143 की संख्या पूछी है इसने। तो ये स्टूडेंट्स इसमें से हम घटा देंगे, क्या आंसर आ जाएगा आपका 143 संख्या होती है। नेक्स्ट है विद्युत प्रवाह किस यंत्र में से मापा जाता है। विद्युत प्रवाह किस यंत्र से मापा जाता है, विद्युत प्रवाह। तो विद्युत प्रवाह एक यंत्र एमीटर, इसका क्या आ जाएगा एमीटर। विद्युत प्रवाह जो है वो एमीटर से मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है, ओम से विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। तो ये आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ का मात्रक क्या है। हम अभ्यास प्रश्न पत्रों में भी कई बार ये चीज़ें रिवाइज कर चुके हैं, और एक इसके लिए स्पेशल जो है वो वीडियो और बना करके डालेंगे स्पेशल मात्रक का कि किसका मात्रक क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है भी आपका, डीएनए कहाँ मौजूद होता है। तो डीएनए कहाँ मौजूद होता है, डीएनए कहाँ मौजूद होता है, कहाँ मौजूद होता है।
होता है। तो डीएनए जो है स्टूडेंट्स आपका केंद्रक में मौजूद होता है, केंद्रक। इसको ऑप्शन में आपके न्यूक्लियस भी मिल सकता है, न्यूक्लियस में मौजूद होता है डीएनए। कहाँ मौजूद होता है? केंद्रक में या न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है। दूसरी चीज़ यहाँ डीएनए स्टूडेंट्स इसका फुल फॉर्म क्या है? डायोऑक्सीन्यूक्लिक एसिड, डायोऑक्सीन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका में केंद्रक होता है, कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। तो ये आरएनए क्या है, डीएनए क्या है, तो ये इस तरह से पर्सन आसान चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। ये सेल का टॉपिक हमारे जो है यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस के ऊपर कंप्लीट है, आप उसको अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन कहता है कि भी आपका न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? यहाँ देख लीजिए पर्सन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये स्टूडेंट्स परमाणु के मूल कण होते हैं और इनके अलग अलग जो है वो खोज करता है। जैसे कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? चैडविक हैं। और भी आपका प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन हैं? प्रोटॉन के आपके रदरफोर्ड हैं। और इलेक्ट्रॉन के कौन हैं? इलेक्ट्रॉन के गोल्डस्टीन को भी माना जाता है स्टूडेंट्स, और इसके जे थॉमसन को भी माना जाता है। किताबों में दोनों हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसको एक बार साफ कर लेते हैं भाई, साफ कर लेते हैं इसको। चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्कल में फैलाइए। इसके ऊपर अब हम नेक्स्ट जो कोर्स आपका जिस तरह से आर्मी के प्रैक्टिस सेट है, उसी तरह से डिस्क्रिप्टिव मेथड में जो है हम आपको सीटेट का इन्वायरमेंटल साइंस का अब कोर्स करवाएंगे। अगले 1 से 2 दिन में वह शुरू हो जाएगा। तो देखें भी क्या कहता है। दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। कई बार ये पूछ लेता है कि वायुदाब किससे मापा जाता है? वायुदाब किससे मापा जाता है स्टूडेंट्स? तो बैरोमीटर। वायुदाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। देशांतर का अंतर किससे मापा जाता है? क्रोनोमीटर। देशांतर का अंतर क्रोनोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर। तापमान जो है वो थर्मामीटर से मापा जाता है, उसको तापमापी भी हमें कहते हैं। तो ये इस तरह से पोटोमीटर से क्या मापा जाता है? वाष्पोत्सर्जन जो है वो पोटोमीटर से मापा जाता है। वायुदाब जो हो बैरोमीटर से मापा जाता है। तो ये काफ़ी पैमाने हैं, तो ये इजी हैं स्टूडेंट्स, 2-4 बार देखोगे आप याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई प्रकाश का वेग क्या है? प्रकाश की स्पीड पूछी है इसने। प्रकाश का वेग क्या है? तो प्रकाश का वेग जो है स्टूडेंट्स वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग है, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग है। और ये पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच जाता है? लगभग 500 सेकंड। पृथ्वी पर यह है लगभग 500 सेकंड में पहुंच जाता है, और ये प्रकाश की स्पीड है। नेक्स्ट है भिंडी का आपका ये है भी आपका पोटासियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है KCl, पोटासियम क्लोराइड। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। पोटासियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है स्टूडेंट्स KCl, पोटासियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है भिंडी का रासायनिक नाम क्या है? तो हिबिस्कस। भिंडी का रासायनिक नाम, भिंडी का रासायनिक या वैज्ञानिक नाम, भिंडी का ये आपका वनस्पति का नाम पूछा है, भिंडी का वनस्पतिक नाम। इनको वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम भी कहते हैं, वनस्पतिक नाम। तो ये ध्यान रखना है भाई। ये है आपका भिंडी का हिबिस्कस हस्क्यूलेंटस,
हिबिस्कस हस्क्यूलेंटस, ये इसका वनस्पति के नाम है भिंडी का। नेक्स्ट है वनस्पति से संबंधित भी प्रश्न काफ़ी आ जाते हैं। जिस तरह से कई बार ये पूछ लेता है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आलू का जो है स्टूडेंट्स, आलू ज़मीन के नीचे होता है तो बच्चे समझते हैं कि ये जड़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आलू का जो खाने वाला भाग है उसको हम तना कहते हैं। तना आलू का भाग जो हो खाया जाता है। कई बार ये पूछ लेता है कि काली मिर्च लगती है पौधे को, पेड़ को या बेल को। तो बता दें स्टूडेंट्स, काली मिर्च जो है वो बेल को लगती है और काली मिर्च को मसालों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या डॉपलर इफेक्ट है। डॉपलर प्रभाव पूछा है स्टूडेंट्स, किससे संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, यह पूछा गया है। तो डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का स्रोत है कौन सा है, तो नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत, सौर ऊर्जा का स्रोत, तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन जो है सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिससे कि ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, मानव शरीर में कठोर हिस्सा कौन सा है, इनेमल। मानव शरीर का कठोर हिस्सा, मानव शरीर का कठोर भाग कौन सा है, ये पूछ रहा है कठोर भाग। तो स्टूडेंट्स ये है आपका इनेमल। इनेमल कई बार ये पूछ लेता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो जो छोटी हड्डी है स्टूडेंट्स आपकी वो होती है स्टेपिज। कई बार ये पूछता है कि बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो बड़ी हड्डी होती है फीमर। तो ये स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड कई बार मैं रिपीट करवा चुका हूँ प्रश्नों को। नेक्स्ट है न्यूटन के पहले नियम को खालिस्तान भी कहते हैं, तो जड़त्व बोलते हैं भाई। यहाँ देख लीजिए न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का जो पहला नियम है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व, न्यूटन का पहला नियम क्या कहते हैं, उसको जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से मार्स गैस कौन सी है, तो मीथेन। मार्स गैस किसको कहा जाता है, मार्स गैस। मार्स गैस जो है स्टूडेंट्स वो होती है आपकी मीथेन। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। CH4 इसका रासायनिक सूत्र है। इसको दलदली भूमि में कौन सी गैस रिलीज होती है, मीथेन होती है। पशुओं की जुगाली में कौन सी गैस रिलीज होती है, मीथेन होती है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस रिलीज होती है, मीथेन होती है। और भाई इसको मार्स गैस भी कहते हैं। गली सड़ी वनस्पति में भी यही गैस रिलीज होती है। तो इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन है, घुमा फिरा के वही आते हैं और ये मैं कई बार आपको रिपीट करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है देखिए भाई, प्रश्न है लिटमस पेपर एसिड की एक बूंद डालने से क्या होता है, ये लाल से नीला हो जाता है। तो लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर, इसको साफ कर लेते हैं भाई। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और बच्चों तक भी इसको बताइए। देखिए भाई लिटमस पेपर पर यदि हम एसिड की बूंद डालें तो क्या होगा। प्रश्न है लिटमस पेपर पर एसिड की एक बूंद डालने से क्या होगा, लाल से नीला हो जाएगा भाई। जो आपका लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर पर, लिटमस पेपर पर एसिड या अम्ल, एसिड की बूंद डालने से क्या होगा, बूंद डालने से क्या होगा, डालने से क्या होगा। तो लिटमस पेपर पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये है लाल से क्या हो जाएगा, यह लाल से नीला हो जाएगा, लाल से नीला, ध्यान रहे। और यदि यहाँ पर बेस की बूंद डालेंगे तो नीले से लाल हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षय रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से। क्षय रोग किससे होता है, तो देखें भाई क्षय रोग
क्षय रोग का कारण क्या है? क्षय रोग, या इसको हम टीबी भी बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण यह होता है। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु, और जीवाणु का नाम पूछ ले तो कौन सा? ट्यूबरोक्लोसिस, ट्यूबरोक्लोसिस। और इसमें स्टूडेंट्स जो है वो बता दें कि भाई आपका फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। फेफड़ा, यह बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है। संक्रमित बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यह लग सकती है। नेक्स्ट है, किसी ठोस पदार्थ के साथ वाष्प में बदलने की क्रिया क्या होती है? देखिए भाई, यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है स्टूडेंट्स। जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ की मूल अवस्थाएं 3 होती हैं। एक तो होती है ठोस, एक होती है तरल, और एक होती है गैस। अब यहाँ पर कोई पदार्थ ठोस से तरल अवस्था में आए, उसको क्या बोलते हैं? ठोस से तरल अवस्था में आए तो स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं हम द्रव्यांक बिंदु, द्रव्यांक बिंदु, या उसको हम बोलते हैं गलनांक, गलनांक, या उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। और यदि तरल से यदि वह गैस में जा रहा है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? तरल से गैस में क्वथनांक, क्वथनांक, या उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जिस तरह से पानी की मैं चर्चा करूं तो 0 से प्लस होते ही यह तरल में आ जाएगा, और यह जो है इसको 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे तो यह गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तकरीबन पदार्थों के साथ में नेचर में यही क्रिया होती है। लेकिन कुछ एक पदार्थ ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, कुछ एक पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे ठोस से गैस में बदलते हैं, और उनको बोलते हैं उदातीकरण। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उदातीकरण या सब्लिमेशन, सब्लिमेशन को बोलते हैं। तो ये आपका क्वथनांक क्या है, गलनांक क्या है, या कई बार फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लेता है। तरल से जो है वो आपका ठोस हो जाएं तो वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर कुछ एक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करेंगे तो वो अपना तरल रूप नहीं लेंगे बल्कि गैस में हो जाएंगे। उदाहरण पूछ ले तो हमें उदाहरण देना है कपूर, कपूर इसका उत्तम उदाहरण है। ये था भी आपका। नेक्स्ट क्या कहता है? देखिए, नेक्स्ट कहता है कौन सी राशि सदिश है? तो तावरण। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तावरण सदिश राशि, सदिश राशि। तो कौन सी है स्टूडेंट्स? तावरण। तावरण जो है आपकी सदिश राशि है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका अभ्यास पेपर 47। उम्मीद और आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह की कोई कमी है तो उस आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव दें और उसके ऊपर अमल किया जाएगा। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हिंद।